वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हमारी अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 26 से स्टार्ट होने वाली है उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप सबको पेपर पैटर्न तो मिल ही गया है, इसीलिए आप सबको पता है कि पेपर में क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। फिर भी आज हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि किसी को अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या तो पेपर पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका पूरा पेपर पैटर्न मैं यहाँ पे आपको आज समझाती हूँ। तो चलो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को हमारी ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का यानी 50 मार्क्स का रहेगा। इनमें आप लोगों का 25 मार्क्स का MCQ 25 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लेसन सबसे पहले तो 4 लेसन आएंगे, जैसे कि 4 यानी कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, 5, 6 और 9 ये 4 लेसन आएंगे। इनमें से 8 चैप्टर और 7 चैप्टर नहीं आएगा, 7 और 8 चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 1 यानी गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि आप लोग 7th में संस्कृत का पेपर दे ही चुके हैं। संस्कृत का पेपर आप लोगों ने दिया है, आपको सबको पता ही है, फिर भी एक बार समझा देती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो गद्य समीक्षा होगी। यानी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होगा, गद्यांश यानी पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर ढूंढकर लिखने हैं। किन में से? पैराग्राफ में से, ठीक है। उसके मार्क्स रहेंगे 10 मार्क्स। तो आप लोगों को गद्य समीक्षा जो हिंदी में आती है वैसे ही संस्कृत में होगी, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको अंदर से ही ढूंढने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? उसके अंदर से ही आपको आंसर मिल ही जाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो आप दूसरी बार या तीसरी बार वो पैराग्राफ फिर से रीड करना, आपको उनमें से ही आंसर मिल जाएगा। और आप लोग आंसर जब ढूंढते हो तब उसका आंसर आपको पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। और जब तक आप लोगों का ये जो पूर्ण विराम यानी कि पूरी लाइन आपकी खड़ी पाई नहीं होती है वहाँ तक आपको पूरा आंसर लिखना होता है। कई बार आप लोग बीच में ही आंसर छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों का जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक आपको वो आंसर लिख देना है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 2 यानी कि धातु लिखत। तो आप सब लोगों ने 7 में पेपर दिया है, उनमें आप लोग कैसे लिखते थे धातु लिखत? उनमें वर्तमान, भविष्य, अतीत और आदेश, ये चारों काल में से कोई भी आ सकता है काल, और कोई भी धातु हो सकता है। पठ, लिख, खेल, खाद, कोई भी धातु हो और कोई भी काल हो, ठीक है। तो आप लोगों को सबको ये कोई भी काल में से कोई भी धातु हो तो आपको बनाना है। तो ये चारों काल है वर्तमान, भविष्य, अतीत और आदेश। उनमें से आप लोगों को 3 काल तो आते हैं, वर्तमान, भविष्य, अतीत, ठीक है। अब आपको चौथा काल जो है आदेश, वो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। और फिर भी आप लोगों को वर्तमान, भविष्य, अतीत के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आप लोगों को 7th में आप लोगों अभी जो 7th चल रहा है हमारा क्लास, उनमें मैंने आपको वर्तमान, भविष्य और अतीत के वीडियो बनाकर भेजे ही है, तो मैं उसकी लिंक भी आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप लोग वर्तमान, भविष्य और अतीत तीनों काल एक बार फिर से समझ लेना। जिसको भी वर्तमान, भविष्य, अतीत और आदेश अतीत ये तीनों काल में कोई भी कन्फ्यूज़न हो या तो भूल गए हो तो फिर से देख लेना 7th वाले क्लास में जो मैंने लिंक भेजे उनमें। मैं आप लोगों के ग्रुप में 7th स्टैंडर्ड की वर्तमान, भविष्य और अतीत तीनों काल की लिंक भेज दूंगी, तो आप एक बार वो वीडियो देख लोगे तो फिर से याद आ जाएगा। और आदेश तो मैं आप लोगों को समझा ही दूंगी।
इसके बाद है क्वेश्चन 3 MCQ। अब MCQ जो है वो ग्रामर के होंगे। उनमें कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक के MCQ हो सकते हैं? तो काल यानी वर्तमान, भविष्य, अतीत, आदेश, ये चारों काल में से कोई भी होंगे। विलोम पद यानी कि जो आप लोगों को पहले मैंने विलोम पद लिखवाए थे पीरियोडिक टेस्ट 1 में, वही विलोम पद आपको रीड करने हैं, उनमें से MCQ हो सकते हैं। और संधि के MCQ होंगे। तो इस तरह संधि के भी MCQ आएंगी। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे पूछूंगी। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है धातु रूपाणी लिखत, तो ऐसे धातु रूपाणी यानी कि मैंने क्वेश्चन 2 आपको समझाया ना, वैसे यहाँ पे पठ वर्तमान काल लिखा है। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में पेपर में कोई भी काल होगा, कोई भी धातु होगा। यहाँ पे ऐसा भी होगा लिख आदेश यानी लिख का आदेश बनाओ, ठीक है, ऐसे भी पूछूंगी। मिल का आदेश बनाओ, या तो ऐसे पूछूंगी मिल का वर्तमान काल बनाओ, ठीक है। तो आपको बनाना है पूरा का पूरा। कैसे बनाओगे? पहले तीनों के तीनों पुरुष लिखोगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऊपर वचन लिखोगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और सेवंत में जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। इसके बाद MCQ जो ग्रामर के आने वाले हैं उसकी बात मैं कर रही थी, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि अवदत इत्यस्य क रूपम। तो ऐसे MCQ होंगे जैसे कि अवदत है वो कैसा रूप है, किसका रूप है? तो नीचे ऑप्शन है अतीत काल एक वचन का है, भविष्य काल बहुवचन का है। कौन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, क। अतीत काल एक वचन का ये रूप है अवदत। भी आगे है ना, इसीलिए अतीत काल हुआ, ठीक है। ये आपको अतीत काल तो याद ही होगा, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? क। अब दूसरा MCQ कैसे हो सकता है? तो कि वर्तमान काल चिनुत यानी वर्तमान काल चुनो, यानी वर्तमान काल ढूंढो। नीचे ऑप्शन होगा चरिष्यति, अचरत या पठति। तो सही आंसर क्या होगा? वर्तमान काल का कौन सा रूप है सही? क्षति वाला तो नहीं होगा, क में क्षति है तो वो तो भविष्य में हुआ। आगे है और चरत है, आगे है, इसीलिए क्या मतलब हुआ कि वो अतीत काल का रूप है। और पठति यानी गणपति का ग है, थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होगा। पठति वो वर्तमान काल है, ठीक है, तो वो सही आंसर होगा। ऐसा भी MCQ होंगे। फिर है नयति इत्यस्य क धातु, यानी कि नयति जो है उसका धातु कौन सा है? तो नीचे ऑप्शन है नय, सेकंड ऑप्शन है नी और थर्ड ऑप्शन है नयति। तो कौन सा सही आंसर होगा? वेरी गुड, नी। कौन सा आंसर होगा? नी। इसके बाद विलोम पद के MCQ कैसे होंगे? तो जैसे कि धर्म इत्यस्य विलोम पद लिखत, यानी धर्म का विलोम पद लिखो। धार्मिक, अधर्म या धर्म, क्या आएगा सही आंसर? तो अधर्म यानी ख जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। फिर अक्षत इत्यस्य क धातु, यानी अक्षत है उसका धातु कौन सा है? तो H, इश या H, ये तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा? अक्षत वो रूप है उसका धातु कौन सा है? वेरी गुड, ईश। ख वाला जो है वो सही आंसर होगा, ईश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे होंगे ये काल के, ये वर्तमान, भविष्य, अतीत और आदेश, ये चारों काल में से जो ऊपर हमारा लिखा होता है ना धातु, पठ, लिख, ये इस है, ये इस धातु है उसका ये रूप बनाया हुआ है अक्षत, ठीक है। तो ये आपको पाठ्य पुस्तक जो है आपकी जो बुक है, आपकी संस्कृत की जो स्टैंडर्ड की आपकी जो बुक है संस्कृत की, उसके पीछे आपको धातु दिए गए हैं। उनमें से भी कोई भी धातु हो सकता है ऐसे MCQ में, कि उसमें से कौन सा रूप का बनाया हुआ कोई भी धातु मैं पूछ सकती हूँ। इसके बाद है संधि का। तो संधि में हम अभी यण संधि कर रहे हैं। इससे पहले हमने दीर्घ संधि भी समझी थी, है ना। पीरियोडिक टेस्ट 1 में दीर्घ संधि भी आपको आई थी। तो अभी आप लोगों को संधि के MCQ होंगे वो दीर्घ संधि और यण संधि दोनों के होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मधु प्लस अरि, तो नीचे ऑप्शन होंगे मधुवरी ही, मधुरी या मधुअरी। तो कौन सा सही होगा? मधुवरी ही, क सही होगा ना, क्योंकि हमारा यण संधि का सेकंड नियम क्या था कि उ हो और पीछे कोई भी धातु हो।
परंतु आगे ऊ होना चाहिए, तो ऊ और कोई भी धातु हो तो उसका आंसर किन में लाना है, व में। ठीक है, तो ऊ की जगह हम व लगाएंगे, यानी कि मध्वरी, वो सही आंसर होगा, यानी क सही आंसर होगा। तो इस तरह आपका यण संधि और दीर्घ संधि के आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को एमसीक्यू में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है संख्या। तो संख्या भी आप लोगों को 1 से लेकर 18 यानी कि 80 तक आएगी, 1 से 1 से लेकर 80 तक आएगी, वो भी एमसीक्यू में होगी। तो वो कैसे होगी, तो इसके भी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे संख्या के एमसीक्यू ऐसे होंगे, जैसे कि 20 लिखा है तो 20 के नीचे लिखा होगा त्रिंशत, विंशतिः या एकविंशतिः। तो कौन सा सही होगा इनमें से, वेरी गुड, ख वाला विंशतिः। ठीक है, तो इस तरह संख्या भी, यानी कि अंक में भी आप अंक होगा तो नीचे आप लोगों को शब्द में पूछा होगा, या तो शब्द होगा तो नीचे अंक होंगे। जैसे कि नीचे लिखा होगा एक त्रिंशत, तो नीचे अंक दिए गए होंगे 30, 35 या 31। क्या होगा, एक त्रिंशत का सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड, 31, यानी ग सही आंसर होगा। तो दोनों में मैं पूछ सकती हूँ, अंक में और शब्द में। तो आपको दोनों की तैयारियां रखनी है, दोनों तरीके से आपको याद रखने हैं। चलो, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन है 5, यानी प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे आप लोगों को लेसन में से क्वेश्चन आंसर आएंगे 4, 5, 6 और 9। ये चारों चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएंगे, और ये चारों चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं उसके मार्क्स है 5, और इसके आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। ठीक है, एक शब्द में नहीं चलेगा, वरना मार्क्स कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऐसा पूछा हो कि अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है अस्माकं देशे अष्टविंशतिः राज्यानि सन्ति। ठीक है, तो इस तरह आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू जो है वो भी आप लोगों के लेसन में से आएंगे। जो क्वेश्चन 6 है वो एमसीक्यू वाला है, वो लेसन के एमसीक्यू होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे स्वकीयम साधनम किम भवति, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्वकीयम साधनम किम भवति, ये लेसन का है। ये ऐसे एमसीक्यू होंगे, तो इनका मतलब है कि हमारा साधन कौन सा होता है। तो नीचे ऑप्शन होंगे बस यानम, धनम या बलम। कौन सा सही आंसर होगा, वेरी गुड, ग यानी बलम। स्वकीयम साधनम बलम भवति, है ना। सदैव पुरतो निदेहि चरण जो लेशन है हमारा 4, उनमें से ये क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन है। तो ऐसे एमसीक्यू भी आपको आएंगे, लेशन के भी। ग्रामर के तो होंगे ही, पर लेशन के भी होंगे। लेसन के जो एमसीक्यू होंगे वो आपको क्वेश्चन आंसर में से ही, क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं उनमें से ही एमसीक्यू होंगे। आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यू बाहर से नहीं होंगे, या तो लेसन में से जो होगा क्वेश्चन उनमें से ही आपको एमसीक्यू होंगे, यानी कि नीचे ऑप्शन होंगे। इसके बाद क्वेश्चन है 7, शब्दार्था। तो शब्दार्थ आपको लेसन 4 और 5 दोनों में याद रखने हैं, दोनों लेसन के याद रखने हैं, और 5 मार्क्स में पूछूंगी। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में याद रखना है, क्योंकि मैं हिंदी लिखा होगा तो आपको संस्कृत आंसर लिखना है, संस्कृत में पूछा हो तो हिंदी में आंसर लिखना है। दोनों में मैं पूछूंगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं संस्कृत में ही सिर्फ पूछूं, हिंदी में भी पूछूं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल बोलती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐसा पूछा हो, लिखा हो कि विषमाहा, यानी कि असामान्य, इसका आंसर क्या होता है हिंदी में, असामान्य। तो मैंने विषमाहा लिखा हो तो आपको असामान्य लिखना है। अगर मैंने असामान्य लिखा हो तो आपको संस्कृत में आंसर लिखना है विषमाहा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मैंने लिखा हो निदेहि, तो आप लोग लिखोगे रखो, और मैंने ऐसा लिखा हो रखो तो आप लिखोगे निदेहि। ठीक है, गिरि शिखरे, मैंने ऐसा लिखा हो गिरि शिखरे, तो आप लिखोगे पर्वत की चोटी पर।
और मैंने ऐसा पूछा हो कि पर्वत की चोटी पर, तो आप लिखोगे गिरी शिखरे। समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद है अनुवादनम। तो आप लोग लेसन स्टैंडर्ड 7 में भी अनुवाद जैसे करते थे वैसे ही इनमें होगा। लेसन होगा 4 और 5 दोनों का अनुवाद मैंने आप लोगों की इसकी फ़ोटो भेज दी है। तो ये दोनों लेसन के अनुवाद आप लोगों ने अपनी बुक में लिख दिए होंगे। तो दोनों लेसन के अनुवाद आप लोगों को रीड कर देने हैं। वो दोनों लेसन के कोई भी पैराग्राफ आपको मैं पूछ सकती हूँ बीच में से। तो वो पैराग्राफ जो भी मैं पूछूँ उसका अनुवाद आपको डायरेक्टली हिंदी में लिखना है। जो संस्कृत का पैराग्राफ मैंने पेपर में पूछा हो वो आपको संस्कृत का पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग पेपर में क्या लिखोगे? हिंदी। हिंदी में अनुवाद उसका लिख दोगे। यानी कि 4 और 5। 4 है सदैव पुरुतो निधेहि चरणों और 5 वाला कंटके न कंटकम, वो वाला लेशन है। तो उनमें से आपको कोई भी पैराग्राफ और वो काव्य की कोई भी पैराग्राफ मैं आप लोगों को अनुवाद में पूछूंगी तो आपको हिंदी में उसका अनुवाद लिख देना है। उसके मार्क्स है 10। अब ये पूरा यहाँ पे पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया है। फिर भी अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। थैंक यू।